नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने जो मैराथन सीरीज़ चलाई हुई थी 25 जुलाई के लिए, उसके हम अंतिम पड़ाव पर हैं और आपकी गंतव्य यात्रा जो 25 जुलाई से प्रिलिमिनरी के दौरान प्रारंभ होने जा रही है और नवंबर में मुख्य परीक्षा का आप हिस्सा बनेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। और उसके बाद आप 2021 बैच के जो है ट्रेनी होंगे नरोहा एकेडमी भोपाल में। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी भावी प्रशासकों को, सभी भाई बहनों को मेरी असीम शुभकामनाएं 25 जुलाई के प्रिलिमिनरी के पेपर के लिए। और मैं ये अंतिम स्तर पर मैराथन क्लास का हिस्सा लेकर यहाँ पर आपके बीच में हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक मैं आपको एक लास्ट समरी, एक लास्ट रिवीजन, एक लास्ट रिव्यू यहाँ पर एट ए ग्लांस करके दूँ। इसके बाद फिर हम 25 के पेपर के बाद जो है लाइव मिलेंगे, वहाँ आंसर्स डिस्कस करेंगे, कट ऑफ पर डिस्कशन करेंगे, जैसा पेपर होगा उनकी परिस्थितियों पर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट हम मीन्स के बैचों पे फिर एक डिटेल डिस्कशन लेके आएंगे और फिर नेक्स्ट MPPSC प्रिलिमिनरी, मेंस और फाउंडेशन बैचेस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम एक कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम 5 घंटे में ऐसा समराइज़ कर देते हैं चीज़ों को कि आप उसको एक बार सुन के जाइए और यकीन मानिए वहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ना, वो आपका बिल्कुल इंटरनल आवाज़ आएगी आपकी और आपका वहाँ टिक लग जाएगा। तो बिल्कुल आप घबराना नहीं है, कुछ नया नहीं पढ़ना है और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में घुसना है, एग्ज़ाम देना है। तैयारी से ज़्यादा जो मायने रखता है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है ना। बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हॉल में जाना है और बहुत बढ़िया से मन लगा के जो है अपना पेपर करना है। और यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस सोच के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। तो हमारी बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा जाए। और इसी कड़ी में हम अपनी महामैराथन की जो सीरीज़ है ये लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी गंतव्य यात्रा को जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरी करें। और मैं इस पर कोई बहुत गारंटी या प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, लेकिन यकीन मानिए इस मेरे पूरे कंप्लीट वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे और वो आपको जिस दिन आप पेपर देख के आएंगे तो आपको वो दिख भी जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं हम। तो हम पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इसमें हमने जो यूनिट 5 में पॉलिटी के क्वेश्चंस आने हैं, मुझे लगता है कि यूनिट 5 से जो क्वेश्चंस पॉलिटी के, यूनिट 6 से, 5 तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी, यूनिट 6 से जो पॉलिटी प्लस इकोनॉमी वाला पोर्शन है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि काम की चीज़ें आपको कवर करा दें। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है और जो भी एक्ट 1919, 1935, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, DPSP है ना, केंद्र, राज्य, जिला, स्थानीय सरकारें, यहाँ से जो भी चीज़ें बननी है उनको हम एट ए ग्लांस देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। अभी क्योंकि समय कम है तो हम बायलैंग्वेज नहीं हो पाएंगे, तो जो भी चीज़ें हैं हम अपनी मातृभाषा में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाद में फिर हमारे जो प्रोफेशनल बैच पेड कोर्सेज स्टार्ट होंगे उसमें हिंदी इंग्लिश के लिए हम बायलैंग्वेज और डिफरेंट इंडिविजुअल बैचेस भी लेके आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का जो निर्माण है, तो संविधान सभा के द्वारा जो है सबसे पहले भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया गया और कैबिनेट मिशन की जो है अनुशंसा पर जो है 1946 में जो है यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। पूछ सकता है कि भाई संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था, तो संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ था और यह जुलाई 1946 में जो है बना था। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपको पता है। और ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी या प्रोटेम स्पीकर चुना गया था और SC मुखर्जी को जो है वो उपाध्यक्ष यहाँ पर चुना गया था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है फिर यहाँ पर इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह संविधान सभा के जो है प्रमुख बने और बाद में फिर उन्हीं के नेतृत्व में जो है संविधान सभा ने काम किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये परमानेंट मेंबर बने। BN राव साहब को जो है संवैधानिक सलाहकार, एडवाइज़र बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया, सबको पता है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को की रिवीजन है, तो रिवीजन को रिवीजन की दृष्टिकोण से लेंगे हम। फाइनल टच ले रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर पूरा पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं, इकोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं, ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड और MP का कंप्लीट, हिस्ट्री
हिस्ट्री का कंप्लीटिविजन, इसके अलावा जितना जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है उनका, और साथ ही साथ जो यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें बच गई हैं, यूनिट 8 में करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स, यूनिट 9 में आपका IT कम्युनिकेशन, यूनिट 10 में आयोग, मैक्सिमम पोर्शन हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये 11 दिसंबर 46 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सर्वसम्मति से जो है अध्यक्ष चुने गए और BN राव को जो है यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाए। कई बार पूछ लेता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। बाद में 22 जनवरी 1946 को जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से यहाँ पर जो है स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से जो है भारतीय संविधान में मूलभूत चीज़ें हुई। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए कि BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुख्य पाठ पर विचार विमर्श करने के लिए जो है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप कमेटी भी बनी। कई बार डेट पूछ लेता है, प्रारूप कमेटी की डेट क्या है, तो याद रखेंगे आप, ये 29 अगस्त जो है 29 अगस्त 1947 को जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में। 21 फरवरी 1948 को इस प्रारूप कमेटी ने संविधान के मूल पाठ पर विचार विमर्श करने के लिए और संविधान के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल हुई। जब मुख्य परीक्षा पढ़ाएंगे तो बताएंगे BN राव ने 243 आर्टिकल और करीब करीब जो है 13 अनुसूचियाँ और 15 भाग की बात की थी। बाद में फिर ये 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूची और 22 भाग हुए। धीरे धीरे करके जो है 470 और अभी तो प्रोसेस और बढ़ रही है, 12 अनुसूची और निरस्तीकरण के बाद 25 भाग हो गए। तो संविधान की इस पूरी प्रक्रिया को विस्तृत व्याख्या के साथ हम देखेंगे बाद में। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है कि मूल संविधान में क्या उल्लेख था, तो आपको ये याद रखना है 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल थे, है ना, वो 395 है, 395 आर्टिकल। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को बना लिया गया था तो उस समय 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर जो है फाइनली हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना है। 2 वर्ष 11 महीने 118 दिन का समय लगा और करीब करीब 166 बैठकें हुई, 114 दिन तक ये बहस चलती रही। उसके बाद जो है संविधान आपका तैयार हुआ और संविधान के तैयार होने के बाद बहुत सारी चीज़ें कई बार पूछ रहे थे कि भाई मूलतः हमने संविधान में किस जगह से क्या चीज़ें ली, है ना, तो आपको ये याद रखना है कि हमने किस जगह से क्या चीज़ें मूलतः ली। तो सर्वप्रथम जो है सबसे पहले आपको याद रखना है हमने अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार लिए, है ना, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू लिया, न्यायिक स्वतंत्रता ली, राष्ट्रपति लिया, महाभियोग की प्रक्रिया ली, सुप्रीम कोर्ट का गठन लिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है 360 वित्तीय आपात लिया। तो अमेरिका से आपको याद रखना है मौलिक अधिकार लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया ली, सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और वित्तीय आपात। ये हम जो पॉलिटी 360 डिग्री चला रहे हैं ना, 100% यहीं से पॉलिटी के आने वाले 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। बस उसमें कौन से थोड़े ध्यान से पढ़ने उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया, DPSP और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जिसमें 12 सदस्यों का कला साहित्य समाज सेवा विज्ञान से मनोनयन होता है। कनाडा से संघात्मक शासन और शक्तिशाली केंद्र। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, प्रियम्बल की भाषा, समवर्ती सूची, है ना। इसके अलावा केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल स्टेट। जर्मनी से लिया हमने आपातकालीन उपबंध, जर्मनी से हमने लिया आपातकालीन उपबंध, ये प्रमुख प्रावधान हमने यहाँ से लिए। इसके अलावा हमने फ्रांस से गणतंत्र लिया, है ना। इसके बाद USSR से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। दक्षिण अफ्रीका से इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। आर्टिकल 300 जो 68 है ये हमने लिया। आर्टिकल जो है 368, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो है हमने साउथ अफ्रीका से ली। जापान से जो है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली, है ना, विधि द्वारा स्थापित हमने जापान से यहाँ पर प्रक्रिया ली। अब बात करेंगे हम नागरिकता की। तो हमारे संविधान में मूलतः जो है संघराज्य क्षेत्र और ये सारी चीज़ें भी हैं, है ना। उस पर अगर हम बात करें, भारत राज्यों का संघ है और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो उस डिस्कशन को हम यहाँ पे लंबा देख सकते हैं, परंतु क्योंकि समय की अपनी गरिमा है तो जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के बातें हैं उसमें कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं आपको। भारतीय संविधान जो है राज्यों का संघ है और हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है, हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। तो आज हमारे देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली मिल गए हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र
शासित प्रदेश हो गए, अतः 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो जो आर्टिकल 1 है ये कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत से चाहकर भी कोई अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2 है नए राज्यों का निर्माण और प्रवेश है। आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया जो है और उस पर एक डिटेल डिस्कशन किया, उनका नामकरण, उनके क्षेत्रों में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, है ना। और आर्टिकल जो 4 है वो ये कहता है कि भाई राज्यसभा की सीटों के आवंटन में बदलाव होगा और किस तरीके से कंट्रीब्यूशन वहाँ पर चेंज होगा। तो संघ राज्य क्षेत्र की पूरी अवधारणा आर्टिकल 1 से 4 में दी हुई है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कुछ राज्य भारत में सेशन का परिणाम है। सेशन मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत में जो है, भारत में जितने भी राज्य हैं वो सेशन का परिणाम है, अर्थात जो बहुत सारा हिस्सा है वो स्वयं जो है प्राधिकार के थ्रू भारत में आकर मिला है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर है, चाहे वो आपके श्रीनगर है, चाहे पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, गोवा है ना, चंद्रनगर है, माहे हैं। तो ये जितने भी राज्य हैं ये सेशन का परिणाम है और इस तरीके से भारत में मिला। दूसरा है एक्रिएशन। एक्रिएशन मतलब होता है आपका प्राकृतिक तरीके से कुछ भाग हमारा अपने आप आकर के भारत के राज्य संघ का हिस्सा बन गया, एक्रिएशन। इसके बाद कुछ जो हिस्सा है वो ऑक्यूपेशन का क्षेत्र है, ऑक्यूपेशन, है ना। ऑक्यूपेशन को आप कह सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें हैं जो हमने कभी किसी को दे दी थी वापस फिर जो है वो भारत में आ गए, जैसे 3 बीघा गलियारा विवाद है, कच्चा तीबू विवाद है, ऐसे कुछ हैं। और जो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन के बाद वो है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है चिरभोग, शांतिपूर्ण तरीके से कुछ हिस्से को हम अपने भाग में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारत की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में जो है आपके सेशन की बातें हो रही हैं, उपवृद्धि एक्रिएशन की बात हो रही है, ऑक्यूपेशन जो है आवेशन की बात हो रही है, प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चिरभोग की बातें हो रही हैं। तो भारत जो है बहुत सारे एक पटापेक्ष और एक प्रक्रिया के बाद जो है बना है। आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 1 में जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, हम चाहकर भी किसी और राज्य का हिस्सा नहीं हो सकते, हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और जो है भारत को जो है इस तरीके से यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट के तौर पर जो है मिलके काम करना पड़ेगा। भारत जो है एक प्रकार से यूनियन ऑफ स्टेट है, हम अमेरिका नहीं है कि हमारे यहाँ जो है फेडरेशन इस तरीके से हो जाए, या हम को फेडरेशन नहीं है कि राज्य जो है अपने अलग तरह पड़े रहे हैं, है ना। इस तरीके की स्थिति स्विट्जरलैंड की तरह हमारे यहाँ कोई फेडरेशन नहीं है, हमारे यहाँ अमेरिका की तरह जो है फेडरेशन नहीं है, हम यूनियन भी नहीं है, हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर देखना है। तो संघ राज्य क्षेत्र से मैं समझता हूँ क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में बन सकता है कि अभी 28 राज्य हैं और जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बता दूं मैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जो दमन दीप और जो दादर नागर हवेली है, इनको मिलाकर एक कर लिया गया है, दमन और दीप प्लस जो है दादर और नागर हवेली, है ना। तो ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं ये दोनों मिला लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मुख्य परीक्षा में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तो भैया हमारा जो मेन टारगेट है साहब वो है कि हम पॉलिटी को एट ए ग्लांस ले रहे हैं 360 डिग्री। तो हम बात करेंगे नागरिकता की, जो सिटीजनशिप के बारे में बात यहाँ पर की गई है। सिटीजनशिप के बारे में जो बात की गई है भाग 2 में है, 5 से लेकर के 11 में प्रावधान है। भाग 2 में है और 5 से लेकर 11 में, याद रखते चलेंगे। सिटीजनशिप भाग 2 में है, 5 से लेकर के जो है 11 में है। और इसमें जो 5 में कही गई है बात कि भारत का जो है नागरिक वह व्यक्ति होगा जो या तो जन्म से या वंश से यहाँ का नागरिक रहा हो, या जन्म और वंश के आधार पर भारत में जो है नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद जो है वो 6 में जो है ये कहा गया कि भाई जो पाकिस्तान जो है गया था फिर भारत आ गया, है ना। 7 में कहा गया कि एक पर्टिकुलर डेट तक के जो है भारत में गया। 8 में कहा गया कि पेवर इंडियन ओरिजिन वाली बात कही गई है ना। 9 में बोला गया है जो आपके नॉन रेसिडेंशियल इंडियन वाली बात की गई है। 10 में बोला गया कि संसद को पावर है नागरिकता संबंधित कानून बनाने की। और 11 में बोला गया कि नागरिकता संबंधित कानून को जो चेंज करने या उसको लेके जो कानूनी प्राधिकार है, संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। और इसलिए 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, 1986 में चेंज हुआ। अभी हाल ही में जो एनआरसी का विवाद हो रहा था उस वजह से जो है ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये आप जरूर देख के जाएं, ये एनआरसी विवाद से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको एक बार आप हल्का सा देख लें, इंपॉर्टेंट है। नागरिकता को संशोधन को लेकर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना चाहिए, ठीक है। नागरिकता टॉपिक को एक बार देख लेंगे, एनआरसी है ना, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये एनआरसी और सीए दोनों टॉपिक एक बार देख लेंगे कि भाई भारत में बांग्लादेश या फिर पड़ोसी म्यांमार या पाकिस्तान से जो भी हिंदू परिवार के लोग हैं
वो अगर आकर के बस रहे हैं तो उसको लेके किस प्रकार की गाइडलाइन है, और 1971 के पहले की क्या परिस्थितियां थी, और असम में जो एनआरसी गठित किया गया और वहाँ पे जो एक प्रकार की काउंटिंग की गई, और पूरे देश में जो एनआरसी को लेकर और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई, तो निश्चित तौर पे प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। तो भाई सबसे ऊपर जो है वो है फंडामेंटल, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट के बाद जो है फिर वो है लीगल राइट, और लीगल राइट के बाद जो है वो ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट इज़ ग्रेटर देन लीगल राइट एंड लीगल राइट इज़ ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। हमने अमेरिका से जो है ये सारी अवधारणाएं ली हैं। तो भारतीय संविधान के जो भाग 3 है, इस भाग 3 के अंदर में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बात है 12 से लेकर के 35 में, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। 12 में परिभाषा है, 13 में मौलिक अधिकारों को जो है असंगत या अल्पीकरण से संबंधित विधियां हैं जो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसके बाद जो है हमारा अगला पड़ाव है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्विटी का अधिकार, समता का अधिकार। तो जो समता का अधिकार है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें जो भी डिस्कशन करना है इंपॉर्टेंट करना है। 14 में कहा है विधि के समक्ष सभी समान है ना, इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और ये हमने 2 तरीके की अवधारणा ली, हमने अमेरिका से लिया है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, दोनों बातें हैं, बट वो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप तो बस इतना याद रखें, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बात की गई है, इक्वल बिफोर लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, ये दोनों बातें इसमें कही गई आर्टिकल 14 में। 15 में कहा गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब रिलीजन के आधार पे, कास्टिज्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, बर्थ प्लेस के आधार पे हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में कहा गया लोक नियोजन के अवसर की समानता। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का इंपॉर्टेंट है ना, अनटचेबिलिटी के बारे में बात की गई है। और इसके अलावा एरिया पेलोमलम कमेटी ने जो है उस समय सिविल प्रोटेक्शन एक्ट लाया था 1955 में, बाद में जो है वो SC/ST एक्ट 1989 में आया था, और इसमें भी कुछ संशोधन के बारे में बात की गई थी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात बोला गया है ना, किसी प्रकार का जो टाइटल है इसको लेकर के कंट्रोवर्सी के बारे में बात की गई है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम, आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग, 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंत। इसके बाद जो हम अगली बात यहां पर करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है ना। और वाक स्वतंत्रता को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि फ्रीडम ऑफ जो वॉइस है इसको लेकर डिस्कशन किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है 19 में। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि, 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, समय कम है अतः हमें टू द पॉइंट यहाँ देखना होगा। 19 में वाक स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि, स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आत्महत्या नहीं कर सकते, स्वयं को पैदा नहीं किया तो स्वयं को मार नहीं सकते, है ना। ये हो गया शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन, ये तो हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से लेकर के 18 में हो गया इक्विटी, 19 से लेकर के 22 में हो गया फ्रीडम। अब राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, 23 में मानव का दुर्व्यापार, बलात्कार नहीं कर सकते, 24 में कारखानों में खतरनाक कामों में नियोजन में बच्चों को नहीं लगा सकते, इंपॉर्टेंट है ना। इसके लिए गुरुपद स्वामी कमेटी 1988 में बनी थी कि भारत में बाल श्रम को टोटल रोकना चाहिए। बचपन बचाओ अभियान के माध्यम से 20 लाख बच्चों को इस प्रकार के बाल श्रम उन्मूलन के काम करने पर बाद में कैलाश सत्यार्थी जैसे व्यक्तित्व को जो है नोबेल प्राइज 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया। तो निश्चित तौर पर गुरुपद स्वामी कमेटी से क्वेश्चन बन सकता है, बालकों के बाल श्रम को लेकर क्वेश्चन बन सकता है ना। इसको आप जरूर देख के जाएं। तो ये आपका लगभग हो गया आपका 14 से 18 में समता, 19 से 21 में स्वतंत्रता, 22 से 23-24 हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 22 यहाँ पे आपके निवारक निरोध है, वो याद रखेंगे। इसके धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर 25 से 28 में बात की गई है ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की बार अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है कि भाई अंतःकरण की स्वतंत्रता भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की छूट है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की छूट है। 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स के बारे में उपबंध है। 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा और उपासना से संबंधित बातें यहाँ पे की गई है ना। इसके अलावा जो 29, 30 और 31 है ये माइनॉरिटी से रिलेटेड बातें की गई। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है। 30 में कहा गया है कि आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं, संस्कृति लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। इसके लिए अलग से 350(a) के अंतर्गत माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को जो है मातृभाषा में शिक्षा के प्रावधान की बात की गई है। 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा के वर्तमान में 300(a) में रख दिया गया है और वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह
अवधारणा लाई गई और इस तरीके से संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति जो है वो मौलिक अधिकार के तौर पर ना होकर कानूनी अधिकार के तौर पर है। उसके 33, 34, 35 में जो है मौलिक अधिकारों के विस्तार को लेकर बात की गई है ना। 33 में लॉ एंड ऑर्डर, मार्शल आर्ट के बारे में बात की गई। 34 में जो है मौलिक अधिकारों की उपलब्धि को लेकर बात की गई है। 35A जो भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हटाया गया है, इसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। और 35A जो 370 के संदर्भ में हटाया गया है, वहाँ कहा गया कि मई 1954 के पहले मूल तौर पर जो नियम थे जम्मू कश्मीर के लिए, उन प्रावधानों में बदलाव किया गया और 35A के चैप्टर को वहाँ पे क्लोज किया गया। तो ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेंगे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो मौलिक कर्तव्यों को लाया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। निश्चित तौर पर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रूस से लाई गई और यूएसएसआर से लाई गई और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाई गई। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत लाई गई और इसमें 51A नामक एक भाग जोड़ा गया जिसमें सभी मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पे रखा गया। उनमें प्रमुख तौर पर जो मौलिक कर्तव्य यहाँ रखे गए हैं उनको हल्का सा आपको याद रखना है कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंटली याद रखना चाहिए। तो हम उन मौलिक कर्तव्यों को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका एक फार्मूला बना लीजिए, आर फंड सिविल सर्विस PDF, है ना, ये याद रहेगा आपको, तो आप निश्चित तौर पे कभी नहीं भूलेंगे। आर, है ना, आर फंड, है ना, सिविल सर्विस एग्जाम और PDP। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें संविधान का सम्मान करना है, आदर्शों का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है। फ्रीडम फाइटर का सम्मान करना है, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने उच्च आदर्शों को स्थापित किया और हृदय में हम जो संजो के रखें उनका सम्मान करना है। यूनिटी बना के रखना है, प्रभुता, एकता, अखंडता बना के रखनी है ना। इसके बाद नेशनलिटी के लिए तैयार रहना है, देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है ना। भारत के सभी लोगों में जो है वो समरसता की भावना होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंटली पॉइंट है वो ये है कि भाई भारत के सभी लोगों में समरसता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि आर फंड सिविल सर्विस PDF, ये जो फार्मूला है याद रखेंगे, इस सबको पूरे मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। आर, है ना, फंड सिविल सर्विस एग्जाम और PDP। तो देखिए, रिस्पेक्ट करना है सभी का, ध्वज का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय उसका, फ्रीडम फाइटर का सम्मान, यूनिटी, नेशनलिटी, डिग्निटी, है ना। उसके डिग्निटी के बाद लड़ाई झगड़े नहीं करने, है ना। कल्चर बना के रखना है, संस्कृति बना के रखना है। इसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना है, मानववाद, ह्यूमनिटी लाना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद ये हो गया आपका। इसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा आप याद रखेंगे, है ना। अन्य चीज़ें उनको भी आप थोड़ा देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ और करनी। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको यहाँ पर रिमाइंडर करने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मस्ट है ना। आर फंड, है ना, सिविल सर्विस एग्जाम और PDP। तो देखिए, रिस्पेक्ट करना है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का, फ्रीडम फाइटर का सम्मान, यूनिटी बनाना है, नेशनलिटी बनाना है, डिग्निटी खत्म करना है, सांप्रदायिकता नहीं फैलानी है, समरसता के साथ करना है, कल्चर, इन्वायरमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट। इसके बाद जो है आपके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। डेवलपमेंट खुद का, समाज का, देश का करना है। इसके बाद जो आपके 6 से 14 साल के बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन देना है और इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ और ये साफ साफ कहा गया कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना माता पिता का जो है कर्तव्य होना चाहिए। तो ये कुछ मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात यहाँ पर हमने कर डाली है और लगातार हम अपने अभियान को पॉलिटी 360 डिग्री के अंतर्गत कंटिन्यू यहाँ लेके चल रहे हैं। और यकीन मानिए कि हमारा ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 को जो है फाइनल जो है यहाँ पर रिवीजन करेगा और ये महा मैराथन क्लास का जो है हमारा अंतिम पड़ाव चल रहा है आपकी गंतव्य यात्रा के लिए। और आप बिल्कुल भी किसी प्रकार के भटकाव से दूर रहकर एक बार कंसंट्रेट माइंड के साथ पूरा इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। इसमें मैं आपको 1919-1935 के एक्ट की भी कुछ बेसिक बातें हैं जो यहाँ पे मैं बता दूंगा, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान अभी नहीं होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। भाग 5 में जो है संघ सरकार से संबंधित चीज़ें हैं 52 से लेकर 78 में। इसमें जो है साफ कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्तियाँ होंगी, प्रधानमंत्री जी होंगे और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार ये साफ साफ कहा गया है कि 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पे देख लें कि
संवैधानिक प्रमुख होने के कारण जो है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा गया है। अनुच्छेद 58 के तहत जो है कुछ योग्यताएं चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित रखने की योग्यता रखता हो, और पद ग्रहण करने से लेकर अगले 5 साल तक जो राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे, एकमात्र व्यक्ति से जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति से निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना उनके लिए करनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। कार्यवाहक के तौर पर राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे, है ना। और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के महाभियोग या इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। अगर इस प्रकार का कोई कदाचार दुराचार होता है तो इम्पीचमेंट के द्वारा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने पर और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने पर जो है महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो कई बार पूछ लेता है आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति, वो भी आप थोड़ा याद रखें। 63 में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बात है। इनका कार्यकाल भी 65 साल होगा। वेंकैया नायडू जी हैं वर्तमान में, है ना। इनके लिए भी वही सारी योग्यता विशेषताएं हैं। उपसभापति के तौर पर जो है ये राज्यसभा के सभापति के तौर पर ये कार्य करते हैं, है ना। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है और प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। उसके कार्यवाहक जो थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा थे और लगातार जो है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, आप देखेंगे ये अभी मनमोहन सिंह जी का, नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से टिल नाउ कंटिन्यू अभी भी अपने पद पर हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। प्रधानमंत्री की लिस्ट है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, ठीक है। उप प्रधानमंत्री के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी अब तक 8 व्यक्ति हमारा उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसका बात करेंगे संसद की। नया संसद भवन में बन रहा है। 3 अप्रैल 52 को जो है हमारी संसद का गठन हुआ। 13 मई 52 को पहली बैठक हुई। अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा 250 मेंबर है। हाँ, अभी नई वाली में 338 होने वाले हैं और लोकसभा में 888 होने वाले हैं, वो एक अलग विषय। अभी 250 हैं और 233 का चुनाव जो है राज्यों से होता है राज्यसभा के, और 12 कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान से चुने जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। न्यूनतम इसके लिए जो राज्यसभा के लिए वो 30 साल है एज। इसके बाद जो है आपके लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 है, याद रखेंगे आर्टिकल 81। और अभी 552 सदस्य, 530 लोकसभा से, 20 संघ क्षेत्रों से, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। और एंग्लो इंडियन के लिए 331 है, ये भी याद रखेंगे। तो जो आपकी पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, इसको ये समझना है कि जो हमारा प्रावधान है, इसमें जो हमारा प्रावधान है इस संसद के अंदर जो है, संसद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल जो है 79 में है। और संसद मिलकर बनी है आपके प्रेसिडेंट साहब से, आर्टिकल 52 से, है ना, आर्टिकल 52 से। इसके बाद जो है आर्टिकल 80 राज्यसभा से, आर्टिकल 80 राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, है ना, राज्यसभा से। और इसके अलावा जो है आर्टिकल 81 जो है, आर्टिकल 81 जिसको हम लोकसभा कहते हैं, निम्न हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। ये आपका पूरा फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है क्या। क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें और हैं जो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर हमको देखनी है। संचित निधि के बारे में बात कर लें। 266 अनुच्छेद में जो है वो संचित निधि के प्रावधान के बारे में बात है ना। सबकी कुछ सैलरीज आजकल तो बढ़ गई है सैलरी। न्यायपालिका 124 में है, याद रखेंगे। अभी जजों की संख्या जो है 33-1-34 हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 में, तो अब तक 25 हाई कोर्ट्स हो गए हैं, है ना। अभी आंध्र प्रदेश 25वां हाई कोर्ट है, याद रखेंगे, 2019 में बना। हाई कोर्ट जो है वो 214-232 में है ना। और हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। मैंने अलग से वीडियो में बताया था, 2 अक्टूबर 1959 को जो है पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो शुरू हुई और नागौर से इसकी शुरुआत की गई। और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 92 में आया और इसमें 243A से लेकर के O तक हमने डिस्कस किया था पंचायती राज 11वीं अनुसूची 29 विषयों के बारे में। पिछली बार 243K पूछ लिया था, पंचायतों के चुनाव कब हो रहे हैं ये पूछ लिया था, तो इसको थोड़ा सा आप देख के जाएंगे। इसके बाद जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और है यहाँ पर, पंचायती राज बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV के राव कमेटियाँ, ये सारी कमेटियाँ मैंने बताई थी। वैसे तो आप एक बार देख लेंगे। बलवंत राय 56, अशोक मेहता 77, PV के राव 85, LM सिंह जी 86, पिछली बार पूछा था, P के थुंगन 88, है ना। ये कुछ कमेटियाँ हैं, इसको ज़रा देख लेंगे आप।
इसके बाद आयोग में हमने बता ही दिया था आपको, है ना। अच्छा, ये 74वां संविधान संशोधन 9A में है, 12वीं अनुसूची से संबंधित है और 18 विषय इसमें रखे गए हैं। आर्टिकल्स भी हमने बताया। वित्त आयोग 280 याद रखेंगे आप, है ना। केसी नियोगी पहले थे और अभी जो है आपका 15वां वित्त आयोग है, और 15वां वित्त आयोग जो है NK सिंह है, याद रखेंगे, है ना। ये ज़रूर याद रखेंगे आप। वित्त आयोग पूछ सकता है, वित्त आयोग जो है 280 में है और हर 5 साल में गठित होता है। और पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे और वर्तमान में जो है वो NK सिंह है 2020 से 25 के लिए। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, 324 से 329, और निर्वाचन आयोग पर भी हमने चर्चा करी है डिटेल में। CAG पिछली बार पूछ लिया था, भाग 5 में 148 से 151 में। तो 148 में CAG, 149 में कार्य, 150 में उसकी शक्ति, 151 में रिपोर्ट जो है अपनी राष्ट्रपति को देगा, मतलब संसद के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और फिर वो राष्ट्रपति के समक्ष जो है अपना प्रतिवेदन देगा। UPSC हमने देख लिया था, 315 से 328 में है और अभी प्रदीप जोशी जी इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा नीति आयोग पे हमने चर्चा की थी, है ना। नीति आयोग पे हमारी चर्चा हुई थी, एक डिटेल चर्चा नीति आयोग पे हमने की थी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और राजभाषा आयोग पे हमने चर्चा की थी, भाग 17, 343 से 351, है ना। 22 भाषाएं हैं अभी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना 22 भाषाओं के बारे में। और साथ ही साथ हमें कुछ संविधान संशोधन देख लेने हैं जो बिल्कुल अपडेट हुए हैं। ये 103वां संविधान संशोधन याद रखेंगे। आर्थिक तौर से जो पिछड़े लोग हैं उनको 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा। उसके बाद 102वां याद रखेंगे आप, है ना। 102वां वाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये संविधान संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको ज़रूर ज़रा देख लेंगे आप। ये 103वां, ये आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण। 102 OBC को संवैधानिक दर्जा। 101 GST से रिलेटेड है। 97 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 96, 95 बहुत सारे हैं यहाँ तो, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। पहला संविधान संशोधन जो है वो भूमि सुधार से संबंधित था, वो भी आप याद रखेंगे। पहला संविधान संशोधन जो है वह भूमि सुधार से संबंधित था, ठीक है। और इसके अलावा जो है देखेंगे आप, पहला संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार 1951, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको पवित्र गाय नहीं है इसकी बात कही है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला संविधान संशोधन थोड़ा देख के जाएंगे आप। उसके बाद 42वां लघु संविधान 1976, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978, ये याद रखेंगे, आर्थिक संविधान कहते हैं। 73, 93, 74, 93। इसके बाद 86वां 2002, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप याद रखेंगे। और ये कम्प्लीटली यहाँ पर है। सबरीमाला में मंदिरों के प्रवेश, महिलाओं से प्रवेश पर बैन हटा है। एक बार पूछे तो सबरीमाला कहाँ है, केरला में है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ बड़े जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें ही यहाँ पे करनी। पॉलिटी में जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं। एक 1919 का एक्ट और एक 1935 का एक्ट, ये डायरेक्ट दिया हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट समझ के यहाँ पे पढ़ें, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक अलग से थोड़ा सा व्यू यहाँ पे आपका डेवलप कर देता हूँ, है ना। 1919 पे और 1935 पे। उसके बाद फिर हम अपना मॉडर्न इंडिया वाले टॉपिक पे यहाँ पे कंटिन्यू जाएंगे और अपनी एंट्री यहाँ पर मॉडर्न इंडिया में हम कर देंगे, है ना। क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें ही जो है मेरे द्वारा यहाँ पे की जा रही हैं। तो थोड़ा सा मैं मॉडर्न इंडिया में जाने के पहले मैं कुछ 1919 के एक्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ आपको कि 1919 का जो एक्ट था उसको मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। और जो तत्कालीन वायसराय जो थे उस समय मिंटो थे और जो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे। तो 1909 में मार्लो मिंटो सुधार आया था और भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार जोड़ने का प्रयास किया गया था। और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल पहले व्यक्ति थे। और मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहाँ पे की गई थी और मुसलमानों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन देने के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्रों को यहाँ रखा गया था
आप कह सकते हैं कि 1909 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। तो 1909 का एक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम में डायरेक्ट मेंशन है ना। मैं अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम जो आपके पॉलिटी वाले पोर्शन में है ना, मैं सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। आपके पॉलिटी वाले टॉपिक में बेसिकली जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ आपके पॉलिटी के पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है उसमें जो है एक तो आपका 1919 का एक्ट दिया हुआ है ना, 1909 का एक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एक्ट में मैंने मेन बात बताई उनको आप थोड़ा देख लें। पॉलिटी के पोर्शन में जाएं तो ये तो एक आपके एक्ट दिए हुए हैं दो, है ना, 1909 का एक्ट और 1919 का एक्ट, है ना। इसके बाद जो है आपके यहाँ पे दिया है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर भी कुछ चर्चा करी। इसके साथ जो आपके यहाँ दिया हुआ है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी वाला जो पोर्शन है। इसके बाद जो है आपका ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल गवर्नेंस है, स्थानीय सरकार, है ना, ये सारा पोर्शन यहाँ पर पॉलिटी के अंतर्गत दिया। तो निश्चित तौर पे पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बनेंगे तब जब आपका फोकस एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे रहेगा। तो पॉलिटी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्कशन जो है बेसिकली दोनों एक्ट पे करता हूँ, 1909 पे भी और 1919 पे भी। एक्ट तो अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक बहुत सारे एक्ट हैं, परंतु मुख्य फोकस जो हमको यहाँ पर एक्ट पे रखना है, मुख्य फोकस जो हमको रखना है वो रखना है आपके 1909 और 9 और 19 पे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 9 को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मार्ले, है ना, मिंटो सुधार के जो है नाम से जाना जाता है। और मैंने बताया कि जो मिंटो थे वो वायसराय थे उस समय, और जो मिंटो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे। और यहाँ पर जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र सिन्हा को जो है यहाँ पर वायसराय की कार्यकारिणी का जो है मेंबर चुना गया था। वायसराय की जो कार्यकारिणी बनाई थी उस वायसराय की कार्यकारिणी का जो है यहाँ पर मेंबर बनाया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका से जुड़ने का प्रावधान था, और मुसलमानों को जो है वो कम्युनल आधार पर जो है मुसलमानों के लिए अलग से जो है, मुसलमानों के लिए अलग से जो है कम्युनल आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर जो है वह चुनाव क्षेत्रों के बारे में बात की गई थी, और पहली बार कम्युनल आधार पर ये सारी चीज़ें हुई। इसीलिए जो है जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको सांप्रदायिक जो है जनक, निर्वाचन के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करें 1919 के अधिनियम की या 1919 के एक्ट की, क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं तो कई बार प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो सबसे पहली बात जो आपको 1919 के एक्ट में याद रखनी है, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है ना, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस समय जो मॉन्टेस्क्यू थे वो भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। द्वैध शासन के बारे में बात की गई थी, द्वैध शासन जिसको लियोनेल कर्टिस ने लाया है ना, तो यहाँ पर जो है द्वैध शासन के बारे में बात की थी, द्वैध शासन के बारे में बात की गई थी। केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग विषय रहेंगे, केंद्र के पास महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, राज्य के पास जो हस्तांतरित विषय रहेंगे, और द्वैध शासन को लाने का श्रेय जो है वो लियोनस कर्टिस को जाता है ना। तो लियोनस कर्टिस जो है वो द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नेंस के जनक हैं। तो पहली बार द्वैध शासन को लाने पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ, और प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांटा गया। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, है ना, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है, जो द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान आया, द्विसदनीय व्यवस्था जो आई वो द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो प्रावधान आया वो यहीं पर आया। इसके अलावा जो सांप्रदायिक प्रत्यक्ष निर्वाचन की, जो डायरेक्ट इलेक्शन की जो व्यवस्था है यहाँ पर स्टार्ट की गई है ना, भूमि कर, आयकर आधार के, भूमि के और अन्य कर के आधार पर जो लोगों को जो है मताधिकार का जो है अधिकार दिया गया है ना। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में यहाँ पर जो है, डायरेक्ट निर्वाचन के बारे में जो है यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आई। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखना है यहाँ,
सांप्रदायिक आधार पर सिख को, ईसाई को, है ना, यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर सिखों को अलग से अधिकार दिया गया, ईसाई जो है मिशनरीज के तहत जो यहाँ पे एंट्री हो रही थी ईसाइयों को। इसके अलावा जितने भी यूरोपियन थे, यूरोपियन को जो है यहाँ पर जो है सांप्रदायिक आधार पर वो अलग से अधिकार दिए गए। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन को जो है उनको भी सांप्रदायिक आधार पर जो है यहाँ पर अधिकार जो है यहाँ पर दिया गया। तो याद रखेंगे आप, पहले नंबर पर आपका सिख, दूसरे नंबर पर आपका ईसाई, तीसरे नंबर पर आपका यूरोपियन, चौथे नंबर पर आपका एंग्लो इंडियन। और ऑलरेडी जो मुस्लिम थे या मुसलमान थे उनको ऑलरेडी जो है 1909 के जो एक्ट है उसके द्वारा ऑलरेडी जो है इनको पहले से अधिकार दे दिए गए थे। तो ये 1919 अधिनियम की मुख्य बातें थी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, यूपीएससी के गठन का प्रावधान आया 1926 में, जो ली आयोग आया था उसने रिकमेंड किया था, लेकिन सबसे पहले जो यूपीएससी लाने पर डिस्कशन हुआ था वो 1919 के अधिनियम के द्वारा ही यहाँ पर डिस्कशन हुआ था। तो ये कुछ मैंने एक जनरल टॉक किया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और संवैधानिक अगर विकास को हम देखें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आप जरा एक बार देख लीजिएगा, है ना। कई बार वो पूछ लेता है कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आया था 1773 में। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल का नाम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर को रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। और उसकी सपोर्ट के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद भी बना दी गई थी, और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो बंगाल और जो मद्रास का गवर्नर था उसको जो है ये आपके मुंबई और जो आपके मद्रास, इसके गवर्नर जनरल को जो है वो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। ये इसमें एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इंपॉर्टेंट बात थी। और जो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी के तहत बना था, है ना। एलिजा एम्पे जो थी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इस अधिनियम ने जो है भारत में चाहे वो राजस्व हो, नागरिक हो या सैन्य संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं वो ब्रिटिश सरकार को देना जो है अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद 1781 का एक्ट आया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया, है ना। इसके बाद जो है फिर 1813 का एक्ट आया जिसमें चाय के व्यापार पे एक अधिकार को कंटिन्यू किया गया। पीएससी ने पूछा भी था कि 1813 का एक्ट क्या है। तो 1813 का जो एक्ट है इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो जो चाय का मोनोपोली था या जो चाय के व्यापार का एक अधिकार था उसको कंटिन्यू रखा गया था। दूसरा, हर साल एजुकेशन के लिए जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ऐसा 1813 के एक्ट में कहा गया था। इसके बाद 1833 का जो एक्ट था वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बंगाल के गवर्नर को जो है भारत का गवर्नर जनरल इसमें बना दिया गया था। फिर उसके बाद 1858 का भी एक्ट आया, और फिर बाद में जो है फिर चीज़ें 1892 का एक्ट आया। और 1919 तो आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, उसको तो आपको देख के ही जाना है ना। ये सारी चीज़ें हैं साहब, इनको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ें और उनको डिटेल डिस्कशन के साथ हम यहाँ पे चीज़ों को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये सारे एक्ट आप लोग पढ़ लें। इसके अलावा संविधान के स्रोत पढ़ लें, संविधान का निर्माण पढ़ लें, कैसे संविधान बना, है ना। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान के कौन कौन से रिसोर्सेज थे, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, डीपीएसपी कौन कौन से हैं, संघ सरकार में क्या भूमिका रहती है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात, राज्य सरकार में क्या भूमिका रहती है, राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की। साथ ही पंचायती राज में 73वां 74वां संविधान संशोधन क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या काम कार्य करने की प्रणाली रहती है, लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे, जीवी मावलंकर, अभी कौन है, ओम बिरला जी हैं, है ना। कौन कौन सी समितियाँ होती है, लोक लेखा कमेटी, है ना, प्राक्कलन कमेटी, और इसके अलावा अन्य कमेटियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लें। इसके अलावा महत्वपूर्ण पद में महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, उसको देख के जाएँ। महाधिवक्ता 165 में, उसको देख लें। सीएजी पिछली बार पूछ लिया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें इत्मीनान के साथ। विधानसभा, विधान परिषद, ये सारा कुछ एक बार देखते हुए चलें। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं। इसके अलावा जो संविधान संशोधन है ये क्योंकि अलग से टॉपिक मेंशन है तो हम थोड़ा सा ये संविधान संशोधन, मुझे पता नहीं इस बार इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा संविधान संशोधन पे ब्रीफ कर देता हूँ कि इसको आपको क्या क्या थोड़ा देखते हुए चलना है, ठीक है। तो संविधान संशोधन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता दूँ, मुझे जो लग रहा है कि एक तो जो पहला संविधान संशोधन है जो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया, तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1951 में हुआ भूमि सुधार से संबंधित, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है
ये कहा है कि ये पवित्र गाय नहीं है और इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं संविधान की, इसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है और उसमें जितने भी उल्लेखित विषय हैं 384 के आसपास, उनको सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से बाहर रखा हुआ है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो भी इसके अंतर्गत नियम रखे गए हैं 384 छोटे बड़े, है ना, तो उनको जो है न्यायिक पुनरावलोकन से जो है अभी तक बाहर रखा गया था जुडिशली रिव्यू से, तो क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन से उनको बाहर रखा गया है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब ये ऐसा है कि ये जो है ये पवित्र गाय जो है वो नहीं है, तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है अनुसूची 1। इसके अलावा आपका संविधान संशोधन 1 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो मुझे लगता है आप ये समझ के चलिए कि 7वां संशोधन इम्पोर्टेंट है ना, 7th वाला संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो है आपको मैंने अभी बताया 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 में आया था, इसको लघु संविधान कहा जाता है ना। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसको आर्थिक संविधान कहा जाता है। 42वें में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जुड़े, 4A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जुड़े। 44वां जो 78 में हुआ उसमें राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस करने की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जुड़ा। संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर 300A में रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया। इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन 1985 जो दल बदल से रिलेटेड है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो संसद और राज्य की विधानमंडलों के सदस्यों को दल विदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है और 10वीं अनुसूची में से जोड़ा गया। इसके अलावा जो 61वां संविधान संशोधन वो भी इम्पोर्टेंट है ना। 1989 में 18 साल के लोगों को एडल्ट सफरेट के अंतर्गत जो नागरिकों के मतदान करने की उम्र है उसको 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ जो 73वां 74वां मैंने आपको कम से कम 3-4 बार बता दिया है यहाँ पे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, ये पंचायती राज व्यवस्था 29 विषयों से रिलेटेड है। ये नगर पालिका लोकल गवर्नेंस 18 विषयों से रिलेटेड है। इसके साथ ही 86वां संविधान संशोधन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए, है ना। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना, क्योंकि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल कुल सदस्यों का नहीं हो सकता। तो जो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 2003 में हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल इस बार के लिए मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर आ सकता है, क्योंकि हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। इसके अलावा जो है आपके 92वां संविधान संशोधन जो बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी जुड़ी है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके सहकारी समितियों के गठन को लेकर बात की गई है और इसको जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में भी शामिल कर लिया गया है। तो सहकारी समितियों से रिलेटेड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा 100वां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 100वां संविधान संशोधन जो भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड है, 2015 में हुआ था। बांग्लादेश को जो हमने 5100 एकड़ ज़मीन उनकी वापस थी, तो भारत और बांग्लादेश के जो भूमि हस्तांतरण का विवाद पिछले 42 सालों से चल रहा था, उसको 9 मई 2015 को जब सुलझाया गया तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको सुलझाया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख के जाएँ। इसके बाद जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो है 101वां संविधान संशोधन जो कि GST से रिलेटेड है। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो 101वां संविधान संशोधन आया GST से संबंधित 2016 में, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 102वां जो OBC को पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो OBC रिजर्वेशन को लेकर पूरे देश में हल्ला है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको 27% आरक्षण की मांग को लेकर अभी इस समय चर्चा चल ही रही है। काका कालेलकर मंडल आयोग जैसे आयोगों ने OBC की मांग बड़े प्रतिशत वाइज केंद्र राज्य में इसको लेकर पहले भी चर्चा की। तो अन्य पिछड़े वर्ग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिया गया है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 103वां संविधान संशोधन ये भी इंपॉर्टेंट जो 2019 में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है 2019 में हुआ। इसमें जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास लोग हैं उनको रिजर्वेशन जो है 10% दिया जाए, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 104वां संविधान संशोधन है ये इंपॉर्टेंट है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया। मैंने आपको स्टेट का जो पॉलिटी पढ़ाया था यूनिट 5A, उसमें बताया था 104वां संविधान संशोधन। इसमें जो 331 के तहत जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान है, लोकसभा में 2 भेजे जाएंगे, उसके साथ ही राज्य में भी भेजे जाएंगे एंग्लो इंडियन, तो उसको लेकर के भी जो है 104वें संविधान संशोधन में जो है लोकसभा राज्यसभा में जो है SC ST की सीटों में वृद्धि की गई है। और जो लोकसभा और राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय को नॉमिनेटेड किया जा रहा है उनको जो है यहाँ पे
ये परंपरा जो है ख़त्म की जाएगी। इस पर जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो लगभग मान के चलिए कि मैक्सिमम पोर्शन जो है पॉलिटी का यहाँ पर आपको कवर करना है और इससे बाहर जो है पॉलिटी कहीं भी नहीं जाने वाली है। ठीक है, इसको पूरा आप पढ़ लें इत्मीनान के साथ और पूरा कंसंट्रेट माइंड के साथ इसको देख लें।